देखो ये सर्कुलर लूप ऐसे रखा हुआ है और ये यहाँ से हमने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। इसमें करंट मान लेते हैं कि इस तरीके से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो लूप है ये बाहर का हिस्सा है, ठीक है। ये जो है ये जो वायर जा रही है ये बोर्ड के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अगर देखेंगे कि इसको अगर कोई इधर से खड़ा होकर के देख रहा है तो उसको टेढ़ा सा दिखेगा, लेकिन बिल्कुल सामने से जब देखेगा तो वो लूप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो लूप एक्चुअली ऐसा है, लेकिन जब हम साइड से देखेंगे तो एक लाइन जैसा दिखेगा। और यहाँ पे करंट जो ऐसे जो जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है। तो टॉप पॉइंट पे करंट अंदर की तरफ है और बॉटम पॉइंट पे करंट बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे करंट हम दिखाएंगे क्रॉस के से कि करंट जो अंदर जा रहा है, ये लूप ऐसे हो करके अंदर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे करंट जो होगा वो ये ऐसे होकर के करंट यहाँ पर तो बाहर की तरफ आ रहा होगा, यहाँ पे करंट अंदर जा रहा होगा, तो यहाँ पे करंट हम बाहर दिखा रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस लूप के हर सेक्शन की वजह से होगा। इस लूप को हम कई छोटे छोटे टुकड़ों में करंट एलिमेंट में डिवाइड अगर कर लें, ठीक है, तो हर एलिमेंट की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। उन सबके मैग्नेटिक फील्ड को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो ये जो ऐड करेंगे वो यूजिंग इंटीग्रेशन करते हैं। अब बात है कि किसी भी लाइन एलिमेंट की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने मिटा दिया, सॉरी। ये जो लूप है, ठीक है, इस लूप में मान लेते हैं कि आप टॉप सेक्शन और बॉटम सेक्शन को कंसीडर कर लेते हो, ठीक है। टॉप वाला करंट एलिमेंट और बॉटम वाला। तो टॉप वाले करंट एलिमेंट में जो करंट है इधर जा रहा है और बॉटम में इधर आ रहा है, ठीक है, इधर है करंट। तो इसकी वजह से जो करंट इधर जा रहा है इसकी वजह से हम लोग निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब बोर्ड से बाहर की तरफ एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। करंट आईडीएल किधर की तरफ है, ये है डायरेक्शन आईडीएल का, आईडीएल। तो चलो ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बाहर की तरफ जो आ रहा होगा, ये बाहर की तरफ जो एक्सिस आ रहा है ये क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। यानी कि जेड एक्सिस यहाँ पे अगर इस डायग्राम में दिखाएं तो एक्स एक्सिस जो है वो बाहर की तरफ दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक्सिस हम दिखा रहे हैं इधर की तरफ वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस जो होगा वो इधर की तरफ है वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपकी तरफ जो आ रहा है ये है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस किधर है, ठीक है। तो जेड एक्सिस अगर आप इसमें नाम दे दो ए बी सी डी, तो आप देख सकते हो कि ये ए पॉइंट पर है, यहाँ वाला पॉइंट बी होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी और ये पॉइंट डी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डी की तरफ से ये जा रहा है, तो जेड एक्सिस जो होगा वो इधर की तरफ जा रहा होगा, ये है जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस बाहर की तरफ, वाई एक्सिस अंदर ऊपर की तरफ, जेड एक्सिस। एक्स क्रॉस वाई करने से जेड मिलना चाहिए, तो एक्स की तरफ उंगली रखेंगे और वाई की तरफ जो है हथेली रखेंगे, ठीक है। और जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जेड की तरफ आएगा, एक्स आप उंगली, वाई की तरफ हाथ, ठीक है। और जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उधर की तरफ जाएगा, ठीक है। सो ये आप कह सकते हो कि एक्स कैप क्रॉस वाई कैप, ये आपको देगा जेड कैप, या ऐसे लिखना चाहो तो आई कैप क्रॉस जे कैप जो है वो के कैप देता है, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, तो हम लोगों को बायोट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना होगा। तो बायोट-सेवर्ट लॉ के हिसाब से डीबी क्या होता है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर का स्क्वायर। यही तो निकालना, डायरेक्शन करने के लिए हम लोगों को ये क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने साइन थीटा लास्ट क्लास में मिक्स कर दिया था, ठीक है, जो कनेक्शन जा रहा था जिसकी वजह से गलती हो गई थी। तो डीएल फैक्टर किधर पॉइंट कर रहा है, ये जो डीएल फैक्टर है इसको अगर हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो डीएल वेक्टर जो है
वो माइनस, ये जेड एक्सिस है तो माइनस जेड एक्सिस में पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर की तरफ है तो माइनस जेड एक्सिस हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है dl इंटू माइनस के कैप। ये dl फैक्टर को हमने यूनिट फैक्टर के नोटेशन में लिख लिया, ठीक है, यानी कि ये आ गया माइनस dl के कैप, ठीक है। आइडियल, अब r वेक्टर निकालते हैं, ये r कैप क्या वेक्टर है, तो r कैप कैसे निकालेंगे। r कैप जो वेक्टर है वो यहां से, ये जो एक्सिस चला जा रहा है यहां से ऐसे जाकर के उसको कट करेगा, यानी कि इस पॉइंट से ऐसे लेके चलेंगे तो ये ऐसे कट करके चला जाएगा, ये है r। सो दिस वेक्टर इज योर r वेक्टर। तो r कैप जो का जो डायरेक्शन होगा वो भी इधर ही तरफ होगा, तो r कैप हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जब हम लोगों को ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, dl क्रॉस r निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जब भी करते हैं, जैसे a क्रॉस b किया, a क्रॉस b आप करते हैं, ठीक है, तो जो इसको अगर मान लेते हैं c वेक्टर मिलता है, तो c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b। a और b वेक्टर जो प्लेन बना रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि ये है b वेक्टर और ये है a वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करेंगे ऐसे करके, ऐसे रख के क्रॉस प्रोडक्ट मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये a वेक्टर इधर की तरफ और b वेक्टर उधर की तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो ये एक पेपर के प्लेन में, ये एक पेपर है जिसके प्लेन में है ये, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर की तरफ आता है, ये है c वेक्टर जो a क्रॉस b कर, यहाँ पर कुछ एंगल थीटा है, c इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू n कैप। n कैप इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b वेक्टर्स, ठीक है। तो अब आपको एक प्लेन इमेजिन करना होगा, मेरे कहने का ये मतलब है कि देखो यहां से जो लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, एक लाइन ऐसे, ये एक्सिस इधर से निकला है और ये लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये वाला लाइन और वो जो लाइन जा रहा है, ठीक है, ये लाइन, ये एक प्लेन बना रहा है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा क्रॉस प्रोडक्ट, आइडियल का क्रॉस करेंगे के, इस पर आइडियल क्रॉस r करेंगे तो वो जो वेक्टर आएगा इस प्लेन, ये जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन, यहाँ पर जो प्लेन बन रहा है, दिस इज द प्लेन, ठीक है। तो आप इस प्लेन में देख सकते हैं कि आइडियल वेक्टर इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये है आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन, और r कैप वेक्टर इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो आइडियल क्रॉस r करेंगे तो जो वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, इस प्लेन के, यहाँ पर थीटा एंगल है ये 90 डिग्री, यानी कि मैं आपको समझा दूं, ये कॉपी है इससे, ठीक है, ये प्लेन बन रहा होगा, ठीक है, ये एक्सिस, ये लूप ऐसे रखा हुआ है और ये एक प्लेन है, इस प्लेन में आइडियल वेक्टर तो इधर की तरफ है, इस एज की तरफ है, और जो r वेक्टर है, r कैप वेक्टर, वो इधर की तरफ है। तो इन दोनों प्लेन का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, इधर की तरफ आ रहा है, तो इसको यहाँ पर रहेंगे तो यानी कि ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये होगा आपका db फैक्टर, ठीक है। अगर नीचे वाले इधर पर अगर आप लेते हैं तो db फैक्टर जो आएगा इस प्लेन के, यहाँ पर एक प्लेन बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा db फैक्टर। अगर यहाँ पे करंट जो है वो उल्टा हम मानते हैं, करंट ऐसे नहीं लेकर के नीचे की तरफ लेते, करंट ऐसे, यहाँ पे करंट उल्टा लेते, तो यहाँ पर करंट बाहर की तरफ निकल रहा होता, सॉरी मतलब ऐसे निकल रहा होता, ठीक है, और ये वाला करंट जो होता है अंदर जा रहा होता, ये करंट बाहर आ रहा होता। कहने का मतलब है कि ये जो इधर दिखाया है वो ऐसे होता और ये वाला उधर हो जाता, ठीक है। तो उस केस में ये dB उधर नहीं आएगा, अगर आपने लूप का करंट उल्टा कर दिया तो dB का भी डायरेक्शन चेंज होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो ये आइडियल वेक्टर जो इधर दिखा रहे हैं, आइडियल वेक्टर अब हम किधर दिखाएंगे, इधर की तरफ दिखाएंगे, ये हो गया आइडियल वेक्टर। मतलब ये जो कॉपी है
आइडियल वेक्टर इस कॉपी के इस एज की तरफ से ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा। लूप रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, लूप के टॉप पर ये है तो यहाँ पर बाहर की तरफ आइडियल हो गया, ठीक है। आर वेक्टर जो है वो ऐसे कॉपी झुकी हुई है, आर वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्लेन बन रहा है आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर का प्लेन, तो ये कॉपी है, ठीक है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट करने से आएगा वो इस कॉपी के परपेंडिकुलर आएगा, और ये वाला परपेंडिकुलर आइडियल क्रॉस आर करेंगे तो वो ऊपर आ रहा है, ठीक है। आई इधर है और आर इधर की तरफ है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा, सो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे आ जाएगा dB, और नीचे वाले की वजह से इधर आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ समझा। ठीक है, वो जो प्लेन फॉर्म होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर लेना होता है। अच्छा, इस पे बेस्ड हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ से भी हमने निकाली एक, जो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे थे, ये सिंपली बोलेंगे उसको स्ट्रेट कंडक्टर कहना चाहिए, इनफाइनाइट छोड़ो। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इससे x डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको पता है कि ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर की तरफ होगा बोर्ड के। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना निकाला हमने, B इज इक्वल टू कितना था, याद है आपको, μ0 I अपॉन 2 पाई x, ठीक है। ये फार्मूले थोड़े याद करने होंगे आपको, नहीं तो दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। फार्मूला याद रहना चाहिए। सो μ0 I अपॉन 2 पाई x जो होगा ये आ गया। इसको हम लोगों ने, मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने पिछली बार में इसको एम्पियर सर्किट लॉ से भी निकाला था, और इसी फार्मूले को हमने यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ इंटीग्रेशन करके निकाला था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। लूप के सेंटर पर भी हमने निकाला, लूप का जो फार्मूला निकाल के लाए थे हम लोग, तो ये जो लूप है, ठीक है, उसके एक्सिस पर तो हमने निकाल लिया था। एक्सिस का फार्मूला कितना था, μ0 B इज इक्वल टू, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ऐसे वाला और ऐसे वाला आ रहा था, इसके जो साइन कंपोनेंट होते हैं कैंसल हो जाते हैं, और ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाते थे, ठीक है। ये आया था B इज इक्वल टू μ0 I R स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, ये आ रहा था। और एट द एक्सिस ऑफ द लूप, एक्सिस नहीं, एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर पर, अगर एक सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसके लिए आपको x इक्वल टू 0 डाल देना है। यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये x स्क्वायर का पावर 3/2 जो x क्यूब बन जाएगा, सॉरी ये खत्म हो जाएगा, ये 0 खत्म, और r क्यूब मिलेगा, तो r स्क्वायर अपॉन r क्यूब जो है वो देगा, ठीक है, μ0 I अपॉन 2r, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है, अगर आप स्ट्रेट कंडक्टर के से x डिस्टेंस पर हैं तो μ0 I अपॉन 2 पाई x होता है। अगर आपके पास एक लूप है तो उसके सेंटर पर μ0 I अपॉन 2r होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा 2 पाई r नहीं याद करना है, 2 पाई x याद करना है। एग्जाम में कई बार लोग गलत फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इसमें भी r याद करते हैं, इसमें भी r याद कर लेते हैं, और एग्जाम में फिर वो भूल जाते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर वाले में ये फॉर्मूला लगा लेते हैं और लूप वाले में ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। अरे लूप है तो लूप होगा तो इसका मतलब पाई आएगा, ऐसे सोच लेते हैं। तो इस तरीके से सोचना ठीक नहीं है। सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि जब आप किसी वायर से किसी x डिस्टेंस पे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। और लूप है तो ये वाला फार्मूला सेंटर पर और ये वाला फार्मूला ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये याद है तो ये तो अपने आप लिख लोगे।
तो अब इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन एक है एनसीईआरटी में जो करना जरूरी है और एग्जाम में भी आ चुका है। एग्जाम्पल 4.8। सो ये फिगर दिया हुआ है, फिगर 4.15 shows a long straight wire of a circular cross section, ठीक है, radius a carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across the cross section. Calculate the magnetic field in the region R less than a and R greater than a. दोनों ही केस में निकालना है, ठीक है। तो मैं ये डायग्राम बना देता हूं पहले। ये कोई वायर है, वायर तो बहुत पतला होता है लेकिन इसको काफी मोटा दिखाया गया है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ए यानी कि इसका रेडियस ए दिया गया है, रेडियस ए दे दिया गया, रेडियस इज ए। इधर से 1 मिनट रुकना। तो ये एक कंडक्टर दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन है दिया हुआ गिवन। अब क्या किया गया है कि क्या दिया हुआ है, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है। द करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। इसका कहने का ये मतलब है कि मटेरियल अगर जैसे मान लेते हैं कॉपर का बना हुआ है, प्योर कॉपर का बना हुआ है, तो मटेरियल हर जगह एक जैसा है। कई बार ऐसा होता है कि अंदर का मटेरियल कुछ अलग है, बाहर का मटेरियल कुछ अलग है, ठीक है, तो उसके वजह से पूरे में एक जैसा करंट नहीं होता, ठीक है। अंदर वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, बाहर वाले का सेक्शन का रेजिस्टेंस कम हो सकता है, तो करंट की वैल्यू जो हो सकती है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। सो करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across the cross section. Calculate the magnetic field in the region. अगर हम लोग यहाँ से इस कंडक्टर से बाहर की तरफ आ जाएं किसी पॉइंट पर, सेंटर इसको इस एक्सिस मान लेते हैं और इससे r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, पहले वो निकालने को कहा जा रहा है। यानी कि R इज ग्रेटर देन ए, मतलब इस सिलेंडर से बाहर है हम, ठीक है। तो अगर आप इसमें करंट इधर की तरफ मान रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ऐसे है, तो इसको आपको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा अंगूठे के डायरेक्शन में। तो उंगली ऐसे कर लो रहे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। अगर इधर से हम व्यू कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरी तरफ से, और कोई उधर से जाके देखेगा, अगर मैं इधर से देखता हूँ इसको तो करंट मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा अंगूठे के डायरेक्शन में, तो करंट ऐसे घूम रहा है, सो इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये देखने वाले ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है इसका डायरेक्शन। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो करंट इज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज होकर के जब जाएगा ऐसे, तो नीचे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंटर करेगा, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, और फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है। यानी कि इसके चारों तरफ सर्कुलर रिपल्स के फॉर्म में बन रहा होगा, ओके। सो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन इसके अंदर जो करंट है, ठीक है, जो एम्पीरियन लूप हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना होता है। गॉस थ्योरम में क्या था, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था हम गॉसियन सरफेस को उस पॉइंट से जरूर पास करते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उससे जरूर आपका एम्पीरियन लूप पास होना चाहिए। तो मैंने एम्पीरियन लूप को उस पॉइंट से पास करवा दिया, और जो एम्पीरियन लूप के अंदर में करंट होगा दैट करंट विल कम इन द फॉर्मूला। सो म्यू नॉट आई अपॉन
अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए। लेकिन जब हम एक पॉइंट लेते हैं, ये केस तो खत्म हो गया, केस 1 था ये। अब हम लोग केस 2 की बात करते हैं। तो उसमें वायर काफी मोटा है, वायर के अंदर में अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करें तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ये जो वायर है इसके अंदर इस पॉइंट पर, यहां से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस r है। नाउ केस 2 देख रहे हैं, केस 2 व्हेन r इज लेस देन a, ठीक है। तो एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एम्पीरियन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सर्कुलर है, तो एम्पीरियन लूप भी हम बिल्कुल सर्कुलर ही ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एम्पीरियन लूप सर्कुलर बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो एम्पियर सर्किट लॉ आपको मालूम है, ये कहता है कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ठीक है, आई इनसाइड द लूप, इनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है। तो इसका B इज कांस्टेंट, सो बाहर आ जाता है और फिर आप वो फॉर्मूले से निकाल, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। B बाहर आ जाएगा और ये DL रह जाएगा, बिकॉज B एंड DL आर पैरेलल, सो 0 डिग्री का एंगल cos 0 1 आएगा। ये म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूडेड, आई इन लिख दिया मैंने, ठीक है। आई इन का मतलब कि इसके अंदर से कितना टोटल, इस सेक्शन के अंदर से कितना टोटल करंट पास हुआ है, इसके बाहर वाला जो करंट है उससे में मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। ओनली द करंट पासिंग इनसाइड द एम्पीरियन लूप विल बी रिस्पांसिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड हियर। सो इस DL को कैलकुलेट करना, तो DL कैलकुलेट करेंगे तो DL तो इस पाथ के अलोंग क्या होगा, 2 पाई आर, 2 ये देगा B इंटू 2 पाई आर देगा, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। दिस इंप्लाइज B जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, या आई इनसाइड अपॉन 2 पाई आर। अब ये है कि आई अंदर वाला निकालना है, समझ में आ रहा है ये? सो ये अंदर वाला आई कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है कि जो सारा चार्ज जो जा रहा है वो इस पूरे सेक्शन से जा रहा है, तो टोटल करंट जो होगा इस पूरे क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है। तो अगर पाई ए स्क्वायर, अगर पाई ए स्क्वायर एरिया से कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ठीक है। सो यूनिटरी मेथड, इसलिए यूनिट एरिया से कितना जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर करंट जाएगा। इसके यूनिट एरिया से जो करंट जा रहा होगा, पूरे क्रॉस सेक्शन से आई करंट जा रहा है, तो उसके यूनिट एरिया से इतना करंट पास हो रहा होगा। सो आप ये कह सकते हैं कि जो अंदर वाला एरिया है वो क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, उससे कितना जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू अंदर वाला एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई और पाई हमने कैंसिल कर दिया, ये आ गया आई इंटू आर बाई ए होल स्क्वायर। दिस इज योर आई इनक्लोज या आई इनसाइड द लूप, ठीक है। तो इसको हम वहां पे पुट कर देते हैं। सो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू, इस आई इन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये R बाई ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो दोनों केसेस हैं मैं उनको एक साथ लिख के दिखा रहा हूँ। मैं कहाँ पे लिखूँ, जगह थोड़ी सी ही है, चलो। यानी कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ आर, ये ऐसे निकल रहा है, यार है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू यहाँ पर 2 पाई ए स्क्वायर। मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर आ जाएगा और एक आर जो है दूसरे आर को कैंसिल कर देगा, इंटू आर। कब, व्हेन आर इज
लेस देन ए, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू भी ले सकते हैं, दोनों ही केसेस में ये चलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ इक्वल टू क्यों ले रहे हैं। अब व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड दिस कंडक्टर, तो आपके पास फार्मूला ये है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए। अब अगर आप r इज इक्वल टू ए डाल देंगे इस फॉर्मूले में, तो एक कैंसिल हो करके यही वाला फॉर्मूला देगा, ठीक है। व्हेन r इज इक्वल टू ए, तो a के बदले में r डाल दो तो r स्क्वायर बन जाएगा, और एक कैंसिल होकर के 2 पाई a बोले या 2 पाई r बोले, यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। सो r इक्वल टू a पे हम वहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन, ये दिस इज ए पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। 2 पार्ट में आपको डिफाइन करना पड़ा। सो अब हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, तो ग्राफ भी बना लेते हैं। तो x एक्सिस में मैंने r दिखा दिया और y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ r। तो एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अगर आप इसमें 0 डाल देंगे तो 0 है। दीज ऑल आर कांस्टेंट, ये जो सर्कल में मैं कर रहा हूँ इसमें जो भी वैल्यू लिखा गया सब कांस्टेंट है। रेडियस जो है वो ऑफ दिस कंडक्टर इज कांस्टेंट, ये जो रेडियस है, सो दिस इज ए कांस्टेंट। यानी देख सकते हैं कि इस केस में b जो है वो स्टार्टिंग में दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, व्हेन r इज लेस देन इक्वल टू a। लेकिन जैसे ही आप r जो होता है वो a से बड़ा हो जाता है, यानी कि आप लूप से बाहर निकलते हैं, देन b इज बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो लीनियर होगा, y इज इक्वल टू mx, ये m है और ये x है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगा। और उसके बाद क्या हो गया 1/r, यानी कि हाइपरबोलिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ये टॉप पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, ठीक है। इस मैक्सिमम वैल्यू को bm कह लेते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जो यहाँ पर होगी, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। थोड़ा सा जो ये है ग्राफ कुछ इस तरीके से होकर के आएगा, दोनों कर्व में फर्क आ जाता है, देखने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन जब हम एक्चुअली में ड्रॉ करते हैं तो उसमें अंतर होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे सोलिनॉइडल कॉइल, देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके सोलिनॉइडल कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सोलिनॉइडल कॉइल होता क्या है वो भी देख लेते हैं। सोलिनॉइड बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि सोलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ सेम तरह की चीज़ है, दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है कि जैसे कोई प्लास्टिक का कोई इस तरह की ट्यूब ले लेनी होती है, प्लास्टिक या कागज की कोई ट्यूब ले ली आपने, ठीक है। ये कोई ऐसे मतलब कंपलसरी नहीं कि आप लो, लेकिन ये आपके काम को आसान कर देगा। सो प्लास्टिक या पेपर का कोई इस तरीके से सर्कुलर ट्यूब बनाना है, किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का, मेटल का नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, ठीक है। और इस पे वायर को आपको पहले तो ऐसे इसमें लपेटना शुरू करना है, और जितना क्लोज आप रख सकते हो रख सकते हो। ज्यादा क्लोज रखने के लिए हम लोग पतला तार लेंगे, और आपको ध्यान रखना कि ये तार आपस में सटने ना पाए, ठीक है। अगर ये दूसरे में टच कर जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्यों फायदा नहीं है?
हम चाहते हैं कि करंट जो है, जो करंट इधर से हम भेजेंगे इसमें हम लोग डीसी करंट कनेक्ट देंगे, बैटरी से करंट देंगे। एक यहाँ पर एक की लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑफलाइन जब क्लास लेता हूँ तो मेरे पास ये रखा हुआ है, मैंने एक छोटा सा बना रखा है, तो उसमें भी बच्चों को मैंने दिखा रखा है। यहाँ पे मैं एक मैग्नेटिक कंपास रख देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक मैग्नेटिक कंपास है तो वो रख देते हैं, और मैग्नेटिक कंपास मान लेते हैं इधर की तरफ अभी नॉर्थ है, इधर साउथ पॉइंट कर रहा है। आप जैसे इस सर्किट को ऑन करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जनरेट होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड तब ऐसा होता है जब यहाँ पे मैग्नेट ये नहीं रखा होता है। इसके रखने से इसका भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट होता होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इसमें होता है, ठीक है। जनरेट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह, प्रेजेंस की वजह से ये जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो ये जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा और किसी सर्टेन एंगल पे जाकर रुक जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मली जो होता है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, सो मैग्नेटिक कंपास जो नीडल होता है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। और जब आप एक और एक्सटर्नल किसी मैग्नेट को रखते हो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इन्फ्लुएंस की वजह से वो फिर फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसकी तरफ ये अलाइन हो जाता है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही वीक होता है, 10⁻⁴ में होता है, तो हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं फॉर आवर कैलकुलेशंस, ठीक है। आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि दोनों कंसीडर किया गया है, किसी में इग्नोर भी किया गया है। तो ये है सोलिनॉइड। हाँ, अब मैं आपको बता रहा था कि इनके बीच में आपको गैप बना के रखना है। अगर आप गैप नहीं बनाओगे तो इसके बारे में कहानी है, कहानी क्या रियल घटना है कि जो माइकल फैराडे थे, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फैराडे ने ये सोलिनॉइडल कॉइल बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि अगर आप बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा वाइंडिंग करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वाइंडिंग आप करेंगे उतने ज़्यादा करंट एलिमेंट्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो कॉइल का लंबा रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड एप्रिसिएबली हाई चाहते हो तो। अब जो ट्यूब है उसमें ज़्यादा हम वाइंडिंग करना चाहेंगे, तो जब आप बहुत क्लोज करोगे तो ये ऐसे इस तरीके से जो कॉइल बना रहे हैं हम, ठीक है, तो करंट जो वो इस कॉइल के थ्रू होता हुआ ऐसे होता हुआ इधर से होता हुआ ऐसे होता हुआ ये इसमें पूरे में जाएगा, ठीक है। सो आपको पता है कि एक लूप के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक लूप है, ठीक है, उसकी वजह से जो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड होता है या तो इधर होता है, ऐसे करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, तो एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, दूसरे लूप की वजह से नीचे, तीसरे लूप की वजह से नीचे, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं एक दूसरे में ऐड होते चले जाते हैं, ठीक है। हम इतना कैलकुलेटर के ऐड नहीं करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ये इन मैग्नेटिक फील्ड के एडिशन को बहुत आसान बना देता है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ ये जो कैलकुलेशन है बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है, वही आपको सीखना है, ठीक है। अगर आपने बहुत ऐसे क्लोज वाइंडिंग किया और ये टच होने लग गए, ठीक है, तो करंट जो है वो यहाँ से आएगा और ये सीधे इधर से फ्लो होता चला जाएगा। ये जो वायर से टच हो रहे हैं तो करंट इतना घूम कर क्यों जाएगा, सीधे जो है वो करंट ऐसे इसके इधर से इधर पास हो जाएगा। मतलब ये अगर टच हो जाएंगे सारे तो करंट इतना घूम के नहीं जाएगा, सीधे यहाँ से सीधे ड्रॉप करके सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो करंट ऐसे हेलिकल पाथ में नहीं घूम पाएगा। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अब कितना इसको मैनेज किया जाए, इसलिए क्या करते हैं कि जो वायर होता है इस वायर को हम एक तरह के पेंट से कलर कर देते हैं, या फिर इस पे कोई रबर की सीट, जैसे आप हमारे घर में जो वायर आता है उस पे पीवीसी का कवर लगा होता है,
तो पीवीसी का कवर जो है वो काफ़ी मोटा होता है एंड उससे लूप जो है वो काफ़ी मोटा बनने लग जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं करते, इस लूप के ऊपर एक पतला सा पेंट चढ़ा देते हैं। हाँ, मैं माइकल फैराडे के बारे में बता रहा था। माइकल फैराडे ने अपनी, उनकी वाइफ जो थी उनका पेटीकोट था, ठीक है, या गाउन था कुछ, हाँ गाउन था, तो गाउन के कपड़े को काट काट करके और उस कपड़े की स्ट्रिप को, ठीक है, उस कपड़े की स्ट्रिप को इस पर लपेट करके, ठीक है, कपड़े के स्ट्रिप को लपेटना शुरू किया पूरे वायर पर, उसको चिपका दिया और इस तरीके से उन्होंने वायर तैयार किया था, सोलिनॉइड बनाया था, ठीक है। जबकि आज के डेट में हम लोग कैसे बनाते हैं, इस पर एक वार्निश होती है, इस पर कलर करते हैं और इसको एनामेल्ड वायर कहते हैं, ENAMEL, एनामेल, MELLED, एनामेल्ड वायर, ठीक है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होगे स्कूल में या फिर खुद से कोई साइंस प्रोजेक्ट करोगे तो इस पर जो वायर लगाया जाता है, ठीक है, वो काफ़ी बारीक होता है, कॉपर का वायर होता है और आप ध्यान से देखोगे तो उस कॉपर के वायर के ऊपर पे एक कॉपर के कलर का ही पेंट किया होता है, ठीक है, कॉपर के कलर का ही पेंट होता है और वायर का नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि वो आपकी मम्मी स्वेटर वगैरह कुछ लोग बीनते हैं, उसके कांटे होते हैं, ठीक है, तो स्वेटर बुनने वाले जो कांटे होते हैं उनका नंबर होता है और जैसे जैसे नंबर छोटा होता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे जो कांटा होता है बुनने वाला वो मोटा होता जाता है। यानी कि एक नंबर का जो कांटा होगा, ठीक है, वो जो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जिससे बुनते हैं, तो एक नंबर वाला जो कांटा वो सबसे ज़्यादा मोटा होगा और अगर 10 नंबर का कांटा लेंगे तो पतला होगा, 12 नंबर वाला और भी पतला होगा। यही सिस्टम वायर के साथ भी होता है। वायर जो होते हैं वो उनका भी थिकनेस नापा जाता है, ठीक है। उस थिकनेस नापने के लिए, वायर के थिकनेस को नापने के लिए 2 सिस्टम होता है, ठीक है। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये आपके कुछ अगर लैब में काम आ सकता है, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, गेज मतलब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जिसमें हम नापते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज ये पूरी दुनिया यूज़ करती है इसको, ठीक है। इंडिया में भी स्टैंडर्ड वायर गेज यूज़ किया जाता है। जैसे आपके घर में जो पंखा लगा हुआ है नॉर्मली वो 36 SWG का होता है, जैसा मुझे याद आ रहा है। उसी तरीके से एक होता है, पूरी दुनिया SWG यूज़ करती है और अमेरिका में AWG यूज़ किया जाता है, अमेरिकन वायर गेज, ठीक है। तो इस तरीके से तार की जो मोटाई होती है वो सेट किया जाती है फॉर एनामेल्ड वायर। वैसे ये सिस्टम जो होता है वो नॉर्मल वायर्स पे भी एप्लीकेबल है। तो किसी भी वायर का थिकनेस जो होता है वायर गेज में नापा जाता है, गेज, GAUG, स्टैंडर्ड वायर गेज एंड अमेरिकन वायर गेज, ठीक है। अब हम लोग वापस आए थे सोलिनॉइड पर। तो सोलिनॉइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनामेल्ड वायर चाहिए होता है, ठीक है। और उस वायर को हम एक किसी ऐसे ट्यूब पर लपेट देते हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे उतना ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। इसको ऑन करते ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आपको मालूम कि एक सिंगल लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, तो बहुत सारे लूप हैं यहाँ पे, उन सब की वजह से होगा। तो हम ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात ध्यान देने वाली है, जब आप ये लूप बनाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इधर भी है, इधर भी, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेकिन ये बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, इसमें फ़र्क है। अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होता है, और बाहर में क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। अगर एक आइडियल लूप बनाया जाए, सोलिनॉइड बनाया जाए, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी वीक होता है कंपेयर टू इनसाइड। इसके पीछे कारण क्या है कि मान लेते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर एग्जांपल देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, चलो 1 करोड़ लाइंस हम ड्रॉ करते हैं इसमें, 1 करोड़, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे बड़ा बनाएगा लूप, ये फिर छोटा लूप बनाएगा, ठीक है। ऐसे 1 करोड़ लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसके बारे में सोचते हैं, 1 करोड़ इधर होगा तो 1 करोड़ इधर, हाफ इधर भी होगा, हम टोटल मिला के 1 करोड़ मान ले रहे हैं, चलो हाफ करोड़ इधर की तरफ है, ठीक है। तो बहुत सारी लाइंस जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉ की गई हैं। अगर आप बाहर की बात करें
तो फॉर द होल यूनिवर्स, पूरा जो स्पेस है, ठीक है, उसमें से जितने मैग्नेटिक लाइंस पास हो रहे होंगे, ठीक है, वो सारे मैग्नेटिक लाइन जो है पूरे स्पेस में फैले हुए हैं, ठीक है, विथ स्मॉल गैप्स और वेरी लार्ज गैप्स, ठीक है। ये सारे जो लाइंस रिटर्न होकर के आते हैं और वो सारे जो 1 करोड़ लाइंस है वो इस छोटे से सेक्शन से गुजरते हैं, ठीक है। यानी कि इस सेक्शन से जो यहाँ पे दिख रहा है, इस सेक्शन से 1 करोड़ मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है। और जब ये लाइंस बाहर निकलती हैं तो इसके लिए तो पूरा यूनिवर्स खाली पड़ा है, समझ में आ रहा है? पूरे यूनिवर्स का पूरा स्पेस ये कवर कर रहा है। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत बड़े वॉल्यूम में फैल जाता है, ठीक है। सो दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द डिस्टेंस बिटवीन, कि ये जो लाइंस है कितने क्लोज हैं, जितना ज़्यादा क्लोज ये लाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। तो जो फील्ड इतने में जितने लाइंस पास हो रहे हैं वो उन लाइंस को हम अपने पूरे यूनिवर्स में फैला दिया है, ठीक है। तो उनके बीच में गैप क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि 50 किलोमीटर का गैप भी आ जाए कुछ लाइंस के बीच में। सो इस वजह से ये फील्ड जो होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन वो सारे फील्ड लाइंस को फाइनली इसी छोटे से सेक्शन से गुजरना है। सो उनको बहुत ही क्लोज होना पड़ेगा और इस वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू बाहर। इनसाइड द लूप द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग और आउटसाइड द लूप वी कैन इग्नोर द फील्ड, ठीक है। कुछ फील्ड लीक होता है, ठीक है, लेकिन ये 12th के मतलब सिलेबस में नहीं है, वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है में ये सब पढ़ाया जाता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लीक हो जाएगा, कितना उसके कॉइल के आसपास में जो फील्ड होगा वो कितना होगा, तो वो सब भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ अंदर का फील्ड कंसीडर करेंगे। तो अब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ सोलिनॉइड, ठीक है। तो सोलिनॉइड जो मैंने बताया आपको कि ये ऐसे एक, आप चाहते तो सिर्फ वायर से बना सकते थे, लेकिन फिर उसका इस तरीके से इंटैक्ट रखना पॉसिबल नहीं रह पाता, थोड़ी देर में वो खुल जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, ये एक प्लास्टिक की ट्यूब लेंगे और इस पे जो वायर से इसको वाइंड करेंगे, ठीक है, ऐसे। ये पूरे वायर पे इस तरीके से वाइंडिंग कर दी जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे टर्न्स इसमें बनाए गए हैं और जब आप इसकी वाइंडिंग करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि वायर जो बिल्कुल टच होता हुआ बढ़े, क्योंकि वायर पे तो पेंट किया हुआ है। सो अगर आप उसको टच भी करा देते हो सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो इनको बिल्कुल टच करते हुए निकालेंगे ऐसे दूसरे वायर को। मैंने बनाया नहीं लेकिन वो करना वैसे ही है, ठीक है। तो आपने कर दिया। इसमें टोटल नंबर, इसका जो कुछ लेंथ है, इस जो सोलिनॉइडल कॉइल है वो काफ़ी लंबा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका लेंथ L मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो हम निकालेंगे, उसको कैपिटल N कहेंगे। कैपिटल नंबर N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और कैपिटल N क्या होगा, स्मॉल n इंटू L, वेर N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स, मान लेते हैं कि 20 टर्न्स हो जाते हैं, ठीक है। सो L लेंथ में कितना निकालेंगे, N इंटू L करके हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से एक छोटा सा सेक्शन ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। इस लूप में से कोई छोटा सा जगह हम लोगों ने निकाल लिया। ये एक एम्पीरियन लूप मैंने ड्रॉ किया है। अब ये क्यों एम्पीरियन लूप, कैसे है भाई, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट है, ठीक है, मैंने करंट जो है वो ऐसे भेजा है, इस तरीके से करंट, जो मैं इधर से खड़े होकर बताता हूँ, करंट इस लूप में ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है,
तो करंट ऐसे होता हुआ हेलिकल पाथ में जा रहा है। सो ऑन द टॉप पॉइंट करंट इज इनसाइड, यहाँ पे करंट जो होगा वो अंदर की तरफ ऐसे या बाहर की तरफ चल लेते हैं, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो सकता है इसलिए मैंने बाहर की तरफ ऐसे ड्रॉ कर दिया। चलो अगर करंट ऐसे होता, ऐसे से जाता, तो यहाँ पर से करंट बाहर की तरफ आता और ऐसे घूम कर करंट कॉइल में अंदर की तरफ यहाँ जाता। तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, डॉट्स दिखाएंगे। टॉप पॉइंट पे हम लोगों को डॉट दिखाना होगा। ये करंट मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, सॉरी बाहर की तरफ आ रहा है, और नीचे में करंट क्या होगा, क्रॉस दिखा रहा हूँ कि करंट जो है वो अंदर जा रहा है। करंट वायर ऐसे घूम के अंदर की तरफ गया तो करंट भी कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट ऐसे होगा, इसका एरो, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पे करंट जो होगा बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे करंट अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे लूप बना रखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। इसको मैं इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ कि ये वाला जो जगह है, ये एक वायर है, ठीक है, दूसरा वायर कॉइल जो यहाँ से गुजर रहा है, तीसरा थोड़ा दूर दूर बनाता हूँ। इसको माइक्रोस्कोप में अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे, और नीचे में बिल्कुल ऐसे दिखेगा, नीचे में क्रॉस, मैं यहाँ पर सर्कल कर देता हूँ। यहाँ पे करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है और करंट ऐसे होता हुआ इसमें अंदर की तरफ हो करके ऐसे करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करंट ऐसे होता हुआ, मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। तो ये लूप मैंने बना दिया है, ये नीचे तक दिखा दिया, यहाँ भी दिखा दिया है। और जो हम लोग ये जो ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं वो रेक्टेंगल मैंने ऐसे बना करके दिखा दिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर से जो करंट है बाहर की तरफ है, करंट कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो इस करंट को ऐसे पकड़ते हैं अंगूठे के डायरेक्शन में, तो उंगली किधर की तरफ कर लो रहे, ऐसे कर लो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे अंगूठा पकड़ने से ऐसे कर लोगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया है, आप दो चार और दिखा लेते हैं। ठीक है, और ये कोई एक नहीं होगा, ये ऐसे कंसेंट्रिक होते होंगे, कई होंगे। ठीक है, मैंने दिखाया नहीं है सारा, हम लोग कॉन्सेंट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पर इस वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे, और इस वाले लूप की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे। क्योंकि सारे वायर्स में सेम करंट फ्लो हो रहा है, हर वायर में क्या हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। तो यानी कि ये जो लूप है जिसका करंट, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप में भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है। इस वायर में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी आई करंट है, तो यहाँ से भी आई करंट निकल रहा है। सो ये वाला जो फील्ड होगा, दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, और ये इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से क्या होंगे, कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला फील्ड इसको कैंसिल कर देगा। ये जो फील्ड है वो इस वाले फील्ड की वजह से कैंसिल होगा। ये वाला फील्ड ऊपर की तरफ है और ये वाला फील्ड क्या है, उतना ही जो है वो उतना ही स्ट्रेंथ का फील्ड जो है वो ये नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, यानी कि इस एरिया की बात करें तो ये सारे फील्ड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इधर वाला फील्ड और उधर वाला फील्ड कैंसिल आउट। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो फील्ड है
इधर वाला फील्ड उधर वाले फील्ड से कैंसिल होगा। सो हम देख सकते हैं कि ये जो फील्ड्स हैं सब के सब क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। अब मैंने बता दिया कि बाहर का जो फील्ड होता है, ठीक है, उनके बीच फील्ड लाइन से बहुत गैप होता है। बिकॉज ऑफ दैट द फील्ड स्ट्रेंथ विल बी मिनिमम, बहुत लो होगा। तो हम मानेंगे कि बाहर में फील्ड जो है वो बहुत कम होगा। अभी मैं पिक्चोरियल भी दिखा देता हूँ उस चीज़ को। अब आते हैं अंदर की बात करते हैं। अंदर में देखो ये जो फील्ड जिधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सा हो गया, मैं इसको मिटा के फिर से बनाता हूँ। तो अगर आप नीचे की बात करें तो यहाँ पे फील्ड ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा तो नीचे की तरफ, यहाँ पे फील्ड ऐसे, यहाँ पे फील्ड ऐसे, यहाँ पे फील्ड ऐसे होगा। तो आप देख सकते हो कि सारा फील्ड एक डायरेक्शन में, कोई दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। ये सारे के सारे फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। उसी तरीके से और भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये वाला फील्ड, ये वाला फील्ड, ये वाला फील्ड सब एक डायरेक्शन में होकर क्या होता है, ये सब ऐड हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि जो फील्ड्स हैं वो सर्कुलर होंगे, बिकॉज एक सिंगल वायर का फील्ड होता है सर्कुलर होता है। लेकिन जब बहुत सारे वायर्स को एक साथ ऐसे रखते हैं तो फील्ड जो होता है वो ऐसा रह नहीं जाता है। जैसे चार्ज, आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ऐसे निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसे निकलता है। लेकिन जब दो पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो फील्ड ऐसे इधर निकल जाता है, ऐसे दोनों एक दूसरे के बीच में क्या होता है, रिपल्सन भी तो होता है। ठीक है, यानी कि एक के प्रेजेंस की वजह से दूसरे के फील्ड में क्या होता है, कुछ फर्क आता है। वो फर्क क्या करता है कि ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइंस, इससे ये एक्चुअली कंबाइन हो जाते हैं। ये लाइंस जो है वो आपस में क्या होते हैं, ये ऐसे जुड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है। ठीक है, नीचे की बात करें तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो अगर आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पर अंदर की तरफ है तो कर्ल ऐसे करेंगे तो इधर की तरफ एरो आएगा। तो इधर वाला एरो भी जो है वो क्या हो रहा है, इधर ही पॉइंट कर रहा है। तो ये सारे फील्ड जो लाइंस हैं वो इधर की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, और ये सब जो होगा वो देखने में लग रहा है कि पैरेलल है, लेकिन अगर आप बात करो तो इस पूरे में बात करें, यहाँ पर तो ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि फील्ड लाइन जो है, इनका जो फील्ड लाइन है वो बिल्कुल ऐसे जाएगा। इसकी वजह से भी सबका इधर की तरफ है, इधर का घूम करके सबका इधर की तरफ है। ठीक है, सो इस लूप के अंदर में फील्ड जो है वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल रहता है। ठीक है, लेकिन नॉट थ्रू आउट द लूप। अगर ये सोलेनॉइडल कॉइल इनफिनिटली लॉन्ग है या बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक है, तब तो बोल सकते हैं कि फील्ड लाइन जो है बिल्कुल ऐसे पैरेलल रहती है। ठीक है, लेकिन अगर इट हैज सम फाइनाइट लेंथ, अगर ये सोलेनॉइडल जो है, सोलेनॉइड जो है वो फाइनाइट लेंथ का, तो फील्ड जो है वो कुछ ऐसे कर्व होकर के आता है। ठीक है, थोड़ा सा कर्व होकर के आता है। ठीक है, और इन द मिडिल पार्ट ऑफ द लूप, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल, यानी कि मिडिल पार्ट ऑफ द लूप अराउंड द एक्सिस इट इज अप्रोक्सीमेटली, या कहें कि ज्यादातर हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, जब हम करंट को फिक्स रखे हुए हैं तो। ठीक है, तो अब लगाते हैं एम्पियर सर्किट लॉ और हम निकालेंगे इसके अंदर से जो ये फील्ड पास हो रहा है, ये इस फील्ड बी को कैलकुलेट करने का काम। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, आपको मालूम है एम्पियर सर्किट लॉ लगाने के लिए हम लोगों को जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसको एक एम्पीरियन लूप से कवर करना होता है। तो हम लोगों ने एम्पीरियन लूप ये लगा के कवर कर दिया है। ठीक है, ये हो गया कवर। तो हाँ, तो ये एक रेक्टेंगुलर ये रीजन मैंने दिखाया है। ठीक है, आप चाहो तो पूरे को के लिए भी बना सकते थे, लेकिन जस्ट कंसीडर दिस पार्ट ओनली। ठीक है, तो इसको कुछ नाम देते हैं। चलो मैंने नाम दे दिया ABCD, ABCD। तो हम ये मान रहे हैं कि फील्ड लाइन क्या है, बिल्कुल पैरेलल, जबकि पैरेलल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं इसमें कर्वेचर आएगा,
लेकिन हम मान रहे हैं कि इन द मिडिल पार्ट इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, तो हम लोग यही चीज निकालेंगे। तो देखो ये जो कैलकुलेशन होता है ये क्लोज लूप में किया जाता है। ये जो लूप है ए बी सी डी, यानी कि ये जो लूप है वो रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, तो हम इस इंटीग्रेशन को 4 पार्ट में लिखेंगे। ये जो इंटीग्रेशन क्लोज्ड वाला है, ठीक है, बी डॉट डी एल, इसको हम 4 पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, एक तो हो जाएगा ए से लेकर के बी तक, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन होगा बी से लेकर के सी तक। ठीक है, इस यहाँ से लूप के इस हिस्से में इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे सी से डी तक। ठीक है, और फिर डी से ए तक, प्लस इंटीग्रेशन डी से लेकर के ए तक। ठीक है, बाकी इसके अंदर के जो टर्म्स है वो लिखेंगे हम। तो बी डॉट डी एल ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब ये चारों जो इंटीग्रेशन हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो देखो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे तो यहाँ के फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे हो रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट ये वाले जो फील्ड लाइंस होते हैं वो भी एक्चुअली ऐड होते हैं। ये सब होकर के एक लाइन बनाता है, तभी तो वो ऐसे होकर के जाता है। ठीक है, ये ऐसे निकलता है तो इधर से होकर ऐसे होकर के जाता है इसके अंदर। ठीक है, फिर दूसरा जो लाइन ये वाला जा रहा होगा वो ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे होकर के इसके अंदर जाता होगा। ठीक है, यानी कि अगर इसमें 1 करोड़ लाइंस मान रहे हैं तो 1 करोड़ लाइंस को इतने से एरिया से पास होना है। और बाहर में अगर बात करें तो उन्हीं 1 करोड़ लाइंस को के लिए पूरा यूनिवर्स पड़ा हुआ है। ठीक है, सो बाहर में इतने स्प्रेड आउट हो चुके हैं कि वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक झाड़ू है, ठीक है, ब्रूम झाड़ू जो है, और आप उसको बिल्कुल क्लोज करके पकड़े हुए तो आपको उसके स्टिक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब उनको आप कहीं जाकर के ऐसे हवा में फैला दो पूरे मैदान में, तो क्या आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ चला गया, वो गायब हो जाएगा कहीं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये फील्ड लाइन बिल्कुल इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है कि उसका स्ट्रेंथ जो होगा वो थोड़ा बहुत आप कहोगे कि इसके आसपास के रीजन्स में फील्ड का कुछ असर रहता है। ठीक है, बट वी विल नेग्लेक्ट दैट फील्ड इन कंपैरिजन टू दिस फील्ड। ठीक है, यानी कि ए से बी में जो फील्ड होगा उसको मैं बी ए बी कहूँगा। ठीक है, ए से बी की तरफ वाला फील्ड बी ए बी। ठीक है, दिस बी ए बी इज 0, तो यानी कि ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब बी ही नहीं है तो बी डॉट डी एल निकालने का फायदा क्या है। अब आते हैं बी और सी के बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा क्या था कि यहाँ पर फील्ड ऊपर है तो यहाँ पे नीचे, दोनों क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया था। यहाँ पे भी फील्ड क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी फील्ड कैंसिल, यहाँ पे भी फील्ड कैंसिल, और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ के आगे भी तो है ना लूप, यहाँ पे भी आगे भी लूप है। ठीक है, तो ये सब परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कैंसल्ड, ये क्या हो गया, 0 हो गया। सी से बी वाला, बी से सी वाला भी 0, उसी तरीके से डी से ए वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों क्या होंगे, अप डाउन फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बचा क्या, सिर्फ ये वाला। ठीक है, ये जो सी से डी की तरफ है जो लूप हम ड्रॉ कर, मैंने एम्पीरियन लूप उल्टा ड्रॉ कर दिया, सॉरी। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ना, इधर की तरफ था, तो मुझे एम्पीरियन लूप ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, चलो अब तो कर दिया, कोई बात नहीं। ए बी सी डी मैंने दिया था, रुको मैं कर देता हूँ। फील्ड लाइंस ए बी सी डी, चलो ऐसे ले लेते हैं। आपके बुक में कैसे लिया है इन्होंने, ठीक है, वही अंदर से लेना चाहिए था, मुझे ए बी सी डी ऐसे लेना चाहिए, मैं चलो कर देता हूँ। ठीक है, ए बी सी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आना वही है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, सिर्फ
कन्वेंशन बदल जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी अगर लेते हैं तो यहाँ पर ए से बी वाला जो है वो कैंसिल नहीं होगा, ए से बी वाला कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल कौन सा होगा? बाकी तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, रीजन वही होगा। ठीक है, सिर्फ ए से बी, मैंने लेटर का सिर्फ नाम चेंज किया, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ वाला फील्ड बच जाएगा, ये फील्ड कैंसिल होगा, ये वाला फील्ड जीरो, ये वाला फील्ड जीरो। ठीक है, तो सिर्फ दिस इंटीग्रेशन विल रिमेन। अब हम मान रहे हैं कि ये जो फील्ड लाइंस हैं वो सोलिनॉइडल कॉइल के अंदर में, मैंने आपको बताया कि फील्ड लाइन जो वो ऐसे रहता होगा, थोड़ा सा कर्वेचर, यानी कि फील्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, फील्ड यहाँ पे फील्ड जो है वो दूर दूर है थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, क्लोज, यानी कि फील्ड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और फिर बाहर निकलते हुए गेटिंग वीकर एंड वीकर। सो इन द मिडिल ऑफ द लूप इट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट बिकॉज वो पैरेलल रहता है। ठीक है, फील्ड लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है, तो फील्ड लो होता जा रहा है, तो बीच में तो बिल्कुल पैरेलल रह रहा है, तो यानी कि B इज कांस्टेंट। यहाँ पर B क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, B अगर कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हैं। यहाँ पे B A B जीरो नहीं होगा, B A B विल बी नॉन जीरो एंड दिस B A B C D B C D विल बी जीरो। ठीक है, क्योंकि मैंने ये लेटर्स बदल दिए थे तो वो अब बदल जाएगा। B A B विल बी नॉन जीरो एंड B C D विल बी जीरो, यानी कि B A B नॉन जीरो है तो वो कांस्टेंट होगा पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक। उस B को बाहर निकालते हैं, DL बचा के रख लेते हैं। ठीक है, और जिस तरफ B है, यहाँ पे B जिस तरफ है DL भी उसी तरफ है। ठीक है, अगर आपने ABCD उल्टा लिखा होता तो ये ऐसे आ जाता। ठीक है, तो cos 180 डिग्री इक्वल टू -1 देता, और -1 ये कहता कि फील्ड जो है ना लूप के अपोजिट है। उसका कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ जाता, सिर्फ वो बताता कि फील्ड जो है आपके एम्पीरियन लूप के अपोजिट में चल रहा है, और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। अगर आपने लूप ऐसे ले लिया है तो ये बताएगा कि cos 0 है, सो फील्ड इज अलोंग द एम्पीरियन लूप, बस यही अंतर है। ठीक है, सो B डॉट DL cos 0 होकर के 1 दे देगा। ठीक है, इंटू cos 0 डिग्री, ये हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I। सो म्यू नॉट इंटू कौन सा I, यहाँ पर एक करंट तो यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। इस लूप के अंदर कितनी बार आई जा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। ठीक है, अगर हम पूरे सोलिनॉइड का काउंट कर लें तो कितना हो जाएगा, अगर आप पूरे सोलिनॉइड का काउंट करना चाहो तो क्या होगा, n इंटू I हुआ कि नहीं, n इंटू देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, एक लूप में गया I करंट, तो अगर हम पूरे का कंसीडर कर लेते हैं तो n इंटू I होता, तो यहाँ पर कैपिटल N इंटू I लिख देते हैं हम। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, अब ये डायग्राम किसी काम का नहीं, मैं रखता हूँ डायग्राम को। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मिल रहा है B इंटू ये DL जो हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, A से लेकर के B तक। सो A से B तक इंटीग्रेशन करेंगे तो ये DL का जो लेंथ आएगा वो L आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना है, L है। सो आप 0 से L लिख सकते हैं, या A टू B जैसे लिखना है। सो B इंटू L आ जाएगा, B इंटू ये चीज क्या देगा आपको, L देगा। दिस इज इक्वल टू L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल N इंटू I, टोटल करेंट इंक्लूडेड इन द लूप। ठीक है, मैंने तो थोड़ा सा लिया था, लेकिन आपको क्या करना है, पूरे लूप पे लगा देना है। इज म्यू नॉट इंटू N इंटू I, टोटल करेंट पासिंग थ्रू द लूप, जो लूप से एम्पियर लूप से बाहर निकल रहा है। सो अब लिखते हैं B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल N इंटू I डिवाइडेड बाई ये L, और N बाई L क्या है, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। सो ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू I। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइडल कॉइल, rather it depends on the number of loops present per unit length of the loop। इसके पीछे कारण ये है कि देखो
अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये जो लूप लिया गया है, ठीक है, आपने कॉइल बनाना शुरू किया ऐसे 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 ऐसे, बहुत लंबा कॉइल बनाया, ठीक है, ये कॉइल जो है वो मान लेते हैं 1 किलोमीटर लंबा ऐसे बना दिया, और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, या अंदर ही ले रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड नाप रहे हैं, ठीक है, तो वो इस बात पर, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, रुको, मैंने क्या किया है, यहाँ पर कॉइल बहुत ज़्यादा ऐसे डेंसली क्लोज सटा करके ऐसे बनाया, और उसके बाद फिर कॉइल बहुत दूर दूर बना दिया, ठीक है, ये कॉइल 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर आप यहाँ पर एक कंपास रख के या कोई मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने वाला कोई डिवाइस से नापो एक मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, यहाँ पे मॉडरेट आएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आएगा, और यहाँ पर रखोगे तो वीक आएगा। तो इससे अनुमान आप लगा सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि कितना लंबा है, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लूप आपने कितना क्लोज क्लोज बनाया, बिकॉज फॉर्मूले में कैपिटल N इज मिसिंग, ठीक है, फॉर्मूले में L इज ऑल्सो मिसिंग, ओनली नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ आ रहा है, ठीक है। तो जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है वहां पर कितना क्लोज क्लोज कॉइल जो है वाइंड किया गया है, इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइडल कॉइल। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग टोरॉइड वाला डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और फिर डेफिनेशन ऑफ एम्पियर है, और फिर आगे की चीज़ें जो हैं वो कर लेंगे। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैंने आपको बता दिया है, अब नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं बाकी, ठीक है।